नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। YouTube फैमिली टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस क्लास में बात करेंगे पर्यावरण EVS के NCERT पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और दोस्तों पार्ट नंबर आपका यह 32 है। और इस पार्ट नंबर 32 में हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस सीरीज आपकी शुरुआत हो चुकी है। 25 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाले हैं और बारिश ही आज बहुत ही ज़ोरदार होने वाली है। बादल भी गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, जिसे हम CO कहते हैं, प्रदूषक क्यों होता है? हम जानते तो हैं ये प्रदूषक के रूप में प्रदूषक का कार्य करता है, लेकिन आखिरकार क्यों होता है? यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यह ग्लाइकोसिस को रोकता है। तो किसको करता है? सभी कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों, राइट ऑप्शन क्या होने जा रहा है? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों, हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। जब वायु में इस गैस की सांद्रता 35 ppm से अधिक होती है, तब यह गैस मनुष्य और एवं पशुओं के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। और यह गैस जो होता है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि पित्त पाचन पदार्थ स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि, यकृत या लीवर की बात करेंगे, थायराइड, या हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी ग्रंथि जो पित्त एवं पाचन पदार्थ स्रावित करती है वह यकृत और लीवर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यकृत ग्रंथि पित्त एवं पाचन पदार्थ स्रावित करती है, जबकि अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन, ग्लूकोन, सोमेस्टोटाइन और अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड शामिल है। और थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो थायराइड हार्मोन स्रावित करता है। और टेस्टिस क्या होता है? पुरुष प्रजनन प्रणाली में सबसे आवश्यक अंग कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? साइटोक्रोम के उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण? तो RBC, WBC रक्त दो प्रकार के होते हैं, लेकिन रक्त का जो रंग होता है वह लाल किसके कारण होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा या हीमोग्लोबिन मात्रा उपस्थिति के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। वास्तव में ग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जिसमें हीम नामक रंजक पाए जाने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन होता है और मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग भी होता है। और लाल रक्त कणों का मुख्य कार्य शरीर में श्वसन तंत्र का संचालन होता है। लाल रक्त कण कोशिका में ऑक्सीजन को तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाते हैं। सभी को पता है लाल रक्त कणों की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती। कितने लाल रक्त कणों की संख्याएं हैं? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? जी हाँ, धमनी हो गया, शिराएं हो गई। तो शिराएं बहुत सी छोटी है, उससे पहले धमनी आता है। जैसे पेड़ की शाखाएं हो गई, जो तना होता है वह धमनी का कार्य करता है। और जो छोटे छोटे उनमें ठीक है, तने से छोटे छोटे जब पत्ते नुमा बनते हैं वह शिराएं का कार्य करती हैं। उसी प्रकार मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी की बात करेंगे। महाधमनी, केशिका, वेना केवा या फुफ्फुसी शिरा की बात कर रहे हैं। देखिए, नाम से ही पता चलता है बड़ी धमनी। देखिए, महाआकार, महाधमनी, महानदी, महाशिवरात्रि, रात्रियों की शिवरात्रि, जो विशेष शिवरात्रि उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इसी प्रकार जब बड़ी धमनी होती है उसे महाधमनी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और सभी को पता है हृदय के
आपके होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। और जिसमें से आपका हृदय के बाएं नीले से आरंभ होता है मुख्य धमनी, जिससे ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की उक्तियों के ऑक्सीजन का संचरण करता है। 5वां प्रश्न बेमिसाल प्रश्न है, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है। देखिए ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन जरूर संभावनाएं होती हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है और मुख्यतः 4 से 6 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है। सर्वदाता सभी को दे सकता है। देखिए ए बी सभी से ले सकता है और ओ ऐसा जो सभी को दे सकता है। ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं, सर्वग्राही सबसे लेता है और ओ सबको देता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, पाउलो। सभी नोट करेंगे, कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तो आइए जान लेते हैं साथियों, आंसर क्या होगा इसका। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आपके लैंडस्टीनर ने की। अब आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है, तो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। अगर प्रश्न आ गया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त का परिसंचरण की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज या ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। और अधिगम का सिद्धांत इवान पावलोव की बात कर रहे हैं। 7वां प्रश्न है साथियों, रक्तचाप किसके द्वारा नापा जाता है या मापा जाता है। अगर रक्तचाप होगा, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसको हम किसके द्वारा मापते हैं। बैरोमीटर, ठीक है, स्फाइग्मोमैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। देखिए थर्मामीटर तापमान के लिए होता है, तो रक्तचाप के लिए दोस्तों स्फाइग्मोमैनोमीटर होता है। ब्लड प्रेशर की बात करेंगे और इसकी खोज 1881 ईस्वी में सैमुअल सिगफ्रायड कार्ल रिटर ने किया था। एक हवा से भरा कलाई बंद होता है जो बाएं में लपेटा जाता है। एक मापन यंत्र जो कलाई बंद के अंदर के दाब को दिखाता है, वही आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। और सामान्य एक व्यक्ति के लिए रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जो है 120 से अधिकतम 120 और कम से कम 80 इसके बीच होना चाहिए। रक्त परिसंचरण की किसके द्वारा खोज की थी, मेरी एंडरसन, वाजनिया एफकार, विलियम हार्वे, रॉबर्ट फ्यूलजेन की बात कर रहे हैं। तो एक रक्त परिसंचरण की खोज साथियों विलियम हार्वे द्वारा खोज की गई थी। विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जिन्होंने शरीर विज्ञान और शरीर विज्ञान में मौलिक योगदान दिया है और वे पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने विस्तार से रक्त को प्रणालीगत परिसंचरण और हृदय के द्वारा मस्तिष्क और शरीर में खून के प्रवाह को समझाया था। पहला प्रश्न है, आई होप आप लोगों ने पहले प्रश्न को समझा। और यह आपका 9वां प्रश्न है कि कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है। जो कीटों में स्थित श्वसन अंग होते हैं वह त्वचा होता है, यानी कीट जो सांस किससे लेते हैं, ठीक है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया किससे करते हैं, त्वचा से, शरीर की सतह से, गलफड़े से, श्वास नलियों से। देखिए गलफड़े से मछली वगैरह जो है ये गलफड़े से अपने करते हैं, लेकिन कीट जो होते हैं ये अपने श्वास नलिका या श्वास नली अंग से ही अपना श्वसन की क्रिया करते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वास नली की आंतरिक सतह पर कुछ विशेष कोशिकाओं की परत होती है कीटों पर, और जिनसे श्लेष्म रिश्ता रहता है और सांस के साथ शरीर में प्रवेश हुए अधिकतर धूल व अन्य हानिकारक कण जो होते हैं श्लेष्मा से चिपक कर फंस जाते हैं और अंदरूनी अंगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये पेट में पहुंचकर वहां पर हाजमे के रसायनों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और थूक बनकर यह इसे थूका या निगला जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है। हीमोग्लोबिन नोट कीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। SO2 की उच्चतम समानता है, CO2 की, CO की, NO2 की। तो अभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की थी। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रदूषण क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो उच्चतम समानता किसकी हो गई, हीमोग्लोबिन की, कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग
अमोनिया है, यूरिया है, अमोनिया नाइट्रेट है, या दोस्तों यूरिक अम्ल है? सभी नोट करें, फीडबैक करें, कमेंट करें। तो मनुष्य का नाइट्रोजन जो उत्सर्जक कहलाता है वह साथियों यूरिया कहलाता है। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जक किससे होता है? यूरिया के माध्यम से होता है। यूरिया अतिसूक्ष्म निस्संदन क्रिया द्वारा रुधिर या रक्त से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसका शरीर में से निकलना अति आवश्यक होता है, और इस प्रकार नाइट्रोजन उत्सर्ग यूरिया शरीर से बाहर निकल जाता है। 12वां प्रश्न है साथियों, सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत अभिनंदन है। जयसवाल सर आप सभी को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। स्वीकार कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, तैयारी जारी रखिए। दोस्तों कौन सा उत्सर्जन अंग आपका इसमें से नहीं है? देखिए गुर्दा भी एक उत्सर्जन अंग है, कलेजा भी है और फेफड़ा भी है। इन सभी किसी न किसी का उत्सर्जन पदार्थ अंग कहलाते हैं, लेकिन प्लीहा ये आपका उत्सर्जन अंग पर नहीं होता। तो प्लीहा है क्या दोस्तों? तो प्लीहा एक क्या कहलाता है? देखिए पहली बात तो समझ लेते हैं, उत्सर्जन की बात करेंगे। देखिए प्राणियों में वह कार्यविधि जिसके द्वारा जो पदार्थ होते हैं विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जन कहलाता है। और मानव के उत्सर्जी अंग वृक्क हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, आंत हो गया, कलेजा हो गया। लेकिन प्लीहा एक उत्सर्जन अंग पर आपका नहीं आता है। तो प्लीहा किस पर आता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पता है फीडबैक करें, कमेंट करें। अगर नहीं पता है तो अपने दोस्तों से शेयर से फैमिली में पता करें और कमेंट करके जरूर बताएं। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? क्या आपने सोचा होगा कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, आ सकता है। गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है, या जिसे हम यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसी पदार्थ के कारण जब मूत्र गाढ़ा हो जाता है तो पथरी निर्मित होने लगती है। पहले छोटे छोटे दाने बनते हैं जो बाद में पथरी में यह तब्दील हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का फीका पीला रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम, यूरोफिल, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो मूत्र का फीका रंग साथियों किस रंग द्रव्य के उपस्थिति के कारण होता है? अगर आपका जवाब यूरोक्रोम है तो बिल्कुल आप लोग सही बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका द्वारा रुधिर से छानकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। और मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। और मूत्र गंध का कारण इसमें उपस्थित अमोनिया होती है। कई बार प्रश्न आता है कि मूत्र गंध का कारण कौन सा है? तो उसमें उपस्थित जो है HNMO3 अमोनिया की बात कर रहे हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो पहली बात तो आती है एक स्वस्थ मनुष्य की बात करेंगे और नवजात शिशु की हड्डी पूछा जाता है। तो नवजात शिशु की हड्डियां लगभग 300 के आसपास होती हैं, और एक स्वस्थ मनुष्य मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब आप बोलेंगे हड्डियां घट क्यों जाती हैं बढ़ने के साथ साथ? क्योंकि कई हड्डियां एक साथ जुड़ जाती हैं और एक हड्डी बन जाती है। और समस्त अस्थियों में से मानव शरीर में से छोटी अस्थि स्टफीज होती है जो कान की है, सबसे बड़ी फीमर होती है जो जांग में होती है। और अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य क्या कौन करता है? लिगामेंट करता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही दोस्तों, नोट करें, फीडबैक करें, कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? रेनेट कोशिका, फ्लेम कोशिकाएं, नेफ्राइट्स या नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं नेफ्रॉन। जी हाँ, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई आपकी नेफ्रॉन कहलाती है। सभी को पता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों के कमी के कारण होता है? देखिए स्कर्वी सभी को पता है विटामिन सी के कारण होता है, और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत ज़्यादातर खट्टे पदार्थ होते हैं। नींबू, आंवला हो गया आपका, ठीक है, संतरा हो गया, ये सारे हमारे विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। और पेलाग्रा की बात करते हैं तो पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पहले पेलाग्रा दिया गया बाद में स्कर्वी दिया गया है, विटामिन B3 और विटामिन सी। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
और विटामिन ए सभी लोग जानते हैं रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है। अगर प्रश्न आ गया कि पांडु रोग किसके कमी के कारण होता है, तो दोस्तों पांडु रोग उसका नाम जो है पांडु का एनीमिया ही होता है, जो विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। हमारे और आपके चेहरे में दोस्तों कितनी हड्डियां होती है? हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे चेहरे पर भी हड्डियां होती होंगी। देखा तो हमने मांस और चमड़ी वगैरह यही सारी होती हैं, लेकिन साथियों चेहरे पर भी हड्डियां होती हैं। 34, 24, 14 या 4। जी हाँ साथियों, हमारे फेस पर, चेहरे पर टोटल 14 हड्डियां होती हैं। चेहरे का कंकाल जिसे विस्कोक्रेनियम या स्प्लेनेकोट्रियम कहा जाता है, खोपड़ी का निचला हिस्सा होता है। इसमें 8 प्रकार की 14 हड्डियां होती हैं। चेहरे की हड्डियों में आँख के नीचे चेहरे की नाक तथा जबड़े की हड्डियां सम्मिलित हैं, और बाकी की खोपड़ी को न्यूरोक्रोमियम कहा जाता है। तो 8 प्रकार की टोटल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। साथियों अगला प्रश्न आ चुका है कि इनमें से दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? अल्प यानी बहुत कम से कम। अफ्यू, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फ्यू, अफ्यू पढ़ा होगा ना। फ्यू मतलब कम, अफ्यू मतलब बहुत कम, तो वैसे ही आपको बहुत कम मात्रा, अल्प मात्रा। कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी। तो दूध में दोस्तों विटामिन सी बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो वह दूध फट जाएगा, दही बन जाएगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? एक चीज हम आपको बताए थे, एडक, ठीक है, ADEK। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। इसके बाद जो विटामिन बचते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, यह जल में या पानी में घुलनशील है। तो पूछा जा रहा विटामिन पानी में घुलनशील, तो बी और सी, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी ADEK ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। 21वां प्रश्न है साथियों, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, अपने TT फैमिली शिक्षकों के परिवार को सपोर्ट जरूर करें। जी हाँ, माँ सरस्वती से प्रार्थना अभिनंदन है, आप लोगों का सपना साकार होगा, सिलेक्शन का रास्ता आसान होगा। चलिए साथियों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वर्णांध व्यक्ति की किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? काले और पीले, लाल और हरे, पीले और सफ़ेद, हरे और नीले। यानी वर्णांधता अगर है किसी व्यक्ति को तो वह इन रंगों को भेद नहीं कर पाता है। कौन कौन से रंग होते हैं सभी लोग जानते हैं, उसमें जो सम्मिलित है वह हमारा लाल और हरा में यह भेद नहीं कर पाता है। जी हाँ, और इसे यह दृष्टि दोष कहलाता है, जो जन्मजात या आनुवंशिक या अर्जित या किन्हीं कारणों से होता है। इसमें प्राय लाल और हरे रंग में अंतर कर पाना कठिन होता है। जन्मजात वर्णांध का कोई इलाज नहीं होता। अगर किसी बच्चे का जन्मजात है, पहले से ही है, यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। वर्णांधता की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? जी हाँ, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्ब करना, खींचना अपनी तरफ, अपने आप को बढ़ाना, अपनी शक्ति मजबूत करना। तो कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में होता है? देखिए इस अच्छा उदाहरण बता देता हूँ। मान लीजिए कोई दो पार्टी है, ठीक है, दो पार्टियां होगी। जब चुनाव होता आपको पता होगा, चुनाव में दो पार्टी में जब एक या दो सीट कम होती है तो वह अपोजिट पार्टी से खरीद फरोख्त कुछ भी करने की कोशिश करती है, अपनी ओर लाने की कोशिश करती है, अवशोषण करने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है, ताकि हमारी सरकार के लिए पूरी सीट हो सके, हमारी सरकार बन सके। उसी प्रकार ऐसा विटामिन जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक हो, कैल्शियम के अवशोषण में, जी हाँ, विटामिन ए, डी, बी, आपका विटामिन सी। तो सभी लोग जानते हैं कैल्शियम की बात आए और विटामिन डी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन डी का संश्लेषण प्रमुख सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल से अभिक्रिया करके फलस्वरूप होता है। और विटामिन डी व विटामिन के ऐसे दो विटामिन हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है। जी हाँ, ऐसे विटामिन के बताइए जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता हो, तो वह विटामिन डी और विटामिन के है। और सभी जो विटामिन संश्लेषण विटामिन युक्त भोजन से होता है, लेकिन विटामिन डी और के यह मानव शरीर में होता है, ये नोट कर लीजिएगा। किसकी कमी के कारण साथियों रक्त का थक्का नहीं जमता है? एक ही जब आएगा, हम बात कर रहे हैं विटामिन के की
विटामिन के की कमी से अगर कहीं भी चोट लग जाती है, और इसके प्रमुख स्रोत आपके टमाटर, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपकी चोट लग जाए और ब्लड निकलता है, खून निकलता है, थोड़ी देर बाद देखते होंगे खून बंद होता है, वहाँ पे जम जाता है, गाढ़ा रंग हो जाता है, तो वह किसके कारण होता है? विटामिन के उपस्थित के कारण होता है। अगर गाढ़ा नहीं हो रहा है तो तुरंत इलाज करिए, जो हमने बताया हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। ठीक है, इससे क्या होता है? विटामिन के आएगा, उससे ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे में तो पूरा शरीर का ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी, टेटनी, क्वाशियोरकर, रक्त अल्पता। देखिए लौह आयरन की बात कर रहे हैं, और जब भी लौह और आयरन की बात करते हैं ऐसा रोग होता है रक्त अल्पता की बात कर रहे हैं। खून में कमी, आयरन की कमी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया या रक्ताल्पता रोग हो जाता है। आयरन हमारे शरीर में लाल यानी कि आरबीसी का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और ये प्रायः महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है या देखा जाता है। दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? सभी लोग जानते हैं दाल का नाम आता है तो प्रोटीन सर्वोपरि आता है। हम प्रोटीन की बात करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके प्रमुख स्रोत हैं त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास हेतु आवश्यक होता है प्रोटीन। ठीक है, अगर आपको त्वचा, रक्त, मांसपेशी और हड्डी कोशिकाओं के विकास चाहिए तो प्रोटीन का भरपूर में, ठीक है, उपयोग कीजिए, सेवन कीजिए। और इसकी दाल प्रमुख विशेषता है कि पकने के बाद भी इसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण लाजवाब 25 प्रश्न, 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किया। अब इस पर आपका आंसर 12+ है, 15+ है, या आपका 20 एबव कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन साथियों यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी हमारी आउट ऑफ 150 में से 125+ स्कोर प्राप्त करने की चल रही है। और इतना अगर प्राप्त कर लिया, सिलेक्शन का रास्ता आसान होगा, आपका सपना, ड्रीम सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ कर पाएंगे बिल्कुल। परंतु इसके पहले प्रैक्टिस, अभ्यास और मेहनत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।